अब सभी लोग पेपर कर लिए होंगे। आप लोग फोन करके पूछते हैं कि पेपर कहाँ है। मैंने बार बार बताया कि ये पेपर हम लोग का जो है रीयूनियन आईएएस का टेलीग्राम जो चैनल है, आप रीयूनियन आईएएस डालेंगे तो उस चैनल पे चले जाएंगे और उस पर जो है वो पेपर पड़ा होगा, उस पर नंबर लिखा ही रहता है। अब मैं तरीका बताया ही कि यदि मान लीजिए 30 नंबर टेस्ट है तो वीडियो कौन सा बनेगा, 1 नंबर आगे 31। अब बताया था कि 1 नंबर वीडियो आपने देखा तो उसका क्वेश्चन हम कहां पर बनाए हैं, तो 2 नंबर वीडियो जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसका हम डिस्कशन कराते हैं। तो बस इस तरह से देखना है। 1 नंबर वीडियो आपने देखा, पेपर नंबर टेस्ट नंबर 1 जाके ढूंढिए उसमें। अब मैं एक साथ भी डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में और उसमें भी आपको टेलीग्राम में भी डलवा दूंगा। तो आप लोग 1 नंबर पेपर कर लीजिए। 1 नंबर पेपर करने के बाद फिर 2 नंबर वीडियो देखिए, फिर 2 नंबर पेपर करने के बाद 3 नंबर वीडियो देखिए। और समझ गए ना। अब चलिए, अब तो कर लिए होंगे 30 नंबर पेपर। अब जैसे चलिए आगे जल्दी जल्दी किया जाए। अब मिला लिए होंगे। ये बताइए, संघ सूची, संघ सूची में क्या है, बैंकिंग। राज्य सूची में क्या है, पुलिस। समवर्ती सूची में श्रमिक कल्याण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। कर लिए होंगे आप लोग। अब सब आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न चलिए, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये बताइए, शेयर बाजार केंद्र सरकार का है ना, केंद्र सूची में है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा नंबर पर चलिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद के पास, एकदम सही है। अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में भारतीय संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है, गलत। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से ना। नहीं दिया रहेगा तो कनाडा लगा दीजिएगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। एक विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है या नहीं, इस विषय में अंतिम निर्णय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, संसद थोड़ा करेगा। और 1935 के अधिनियम गवर्नर जनरल के हाथ में सौंपा गया था, सही बात है, यही तो डिफरेंस है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। 1 और 4, 1 और 4 सी सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको मिलाना है, बताइए मिलाना है तो क्या होगा, सी होगा ना। 1 का 3 संघ सूची, सामान्य हित का विषय। फिर इसके बाद जो है राज्य सूची, राज्य सूची का मतलब स्थानीय हित का विषय। समवर्ती सूची का मतलब कानून की समरूपता की उपेक्षा। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लेकिन ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और फिर अगला चलिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। ये बताइए, स्वतः निलंबित करती है तो क्या चीज, स्वतंत्रता के अधिकार को ना। लेकिन ये प्रश्न क्यों आ गया इसमें, चलिए कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति, तो आपातकाल में संघीय प्रकृति क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है ना। फेडरल नेचर क्या होता है, निलंबन हो जाता है ना उसका। अब चलिए आगे, बीमा, ये सब मिला लिए होंगे। अब इसमें क्या मिलाऊं मैं, ये तो मिला ही लिए होंगे। ए का 2 संघ सूची, बी का 1 राज्य सूची, सामाजिक और आर्थिक योजना, तो सामाजिक और आर्थिक योजना समर्थित सूची होगा। हाँ ठीक है, सही है। बी का 3 यहां लिख लेना चाहिए, सबसे अच्छा है। इसका 1 ये सही है, बी सही होगा आंसर। अब चलिए आगे, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो 239 के तहत संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। सही बात है एकदम। दिल्ली पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की शपथ उपराज्यपाल राष्ट्रपति दिलाता है, बोल चुका हूं। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के पुलिस आयुक्त की नियुक्ति उपराज्यपाल, राष्ट्रपति। अभी तो देख रहे थे विवाद चल रहा था, कम से कम करंट तो थोड़ा पढ़ लिया करिए। मैं भी पढ़ाऊंगा, घबराइए मत। बोला हूं ना कि अभी थोड़ा चलने दीजिए। और आप लोग फोन करके ये बोल रहे हैं कि अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बताइए। तो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मैं पंचायती व्यवस्था तक पढ़ाता हूं पहले, तो अब तो शुरू हो गया तो चलेगा ही। पंचायती व्यवस्था तक पढ़ाता हूं, उसके बाद कुछ दिनों का गैप कर दूंगा। जल्दी से सब वीडियो कवर कर लीजिएगा, फिर फोन करके बोलिएगा, फिर शुरू कर दूंगा। क्योंकि 100 वीडियो हमको बनाना है, जितना भी सोच सकते हैं। पोल्टी, आईआर, जितना भी जो है संगठन, आयोग, परिषद, जितना अबाड़ कबाड़ जितना भी है सब पढ़ा दूंगा, एकदम परेशान मत होइए, लगे रहिए। अब जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा आंसर, बोलिए। 44वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राष्ट्रीय से निकाल के थोड़ा रखा गया। 42वां संविधान संशोधन गलत हो गया, ये सही है, ये भी सही है। तो क्या होगा आंसर, 1 और 3। फिर चलिए 10 नंबर, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है।
अरे वन समवर्ती सूची सही, बीमा संघी सूची सही, विवाह तलाक समवर्ती सूची सही, तो शेयर बाजार केंद्र सूची का है ना, यही लगाइए। अभी क्वेश्चन दोबारा भी आ गया है लेकिन थोड़ा बदल गया। सरकार के स्तर और विधायी शक्ति के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। केंद्रीय सरकार संघ सूची सही बात है, राज्य सरकार राज्य सूची केंद्रीय और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट शक्ति थोड़े न है, यही तो गलत होगा, बी वाला टिक लगाइए। अब चलिए आगे। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कौन बढ़ाएगा? संसद ना, विधानमंडल का थोड़ा ना अधिकार है, राज्यपाल और राष्ट्रपति का थोड़ा ना अधिकार है, तो संसद लगाइए ठीक। अब फिर चलिए आगे। अब थोड़ा सा आप लोग जो है, अब तो मान लीजिए 30-31 वीडियो आप लोग जो लोग लगातार देख रहे हैं, अब थोड़ा सा अपना जो है अनुभव जरा सा लिख कर भेजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कुछ पोल्ट्री जो है आप लोगों के डीएनए में गया कि नहीं। यदि नहीं गया है तो थोड़ा सा और प्रयास करूंगा, अब गया है तो थोड़ा सा उसको भी लिख दीजिएगा कि डीएनए में प्रवेश कर गया है। अब डीएनए में प्रवेश कर गया तो थोड़ा सा और भी प्रवेश कराया जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग लिख के भेजेंगे तभी तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा। आप लोग कुछ लिखेंगे नहीं तो हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग तो फालतू ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग तो विद्वान है ही है। लेकिन वही समस्या कि आता सब है लेकिन होता क्यों नहीं है, ये तो हम भी सोचते हैं। देखते तो किसी को कहिए सब आता है, अरे भाई तो होता क्यों नहीं? उतना नहीं आता है जितना होने के लिए जरूरी है, इसलिए उसको सीखिए। और जो थोड़ा सा सीखे हैं, कुछ यदि लग रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है तो लिख के भेजेंगे तभी ना, नहीं तो वीडियो बंद कर दूंगा, क्या जरूरत है? जब किसी को कुछ फायदा ही नहीं होगा तो जबरदस्ती का मेहनत करने से क्या फायदा है जी। अब जरा देखिए, निम्न में से कौन से विषय मूल संविधान में समवर्ती सूची में नहीं था? बताया था ना, तो उस दिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को निकालकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो उसमें क्या था? जनसंख्या नियंत्रण था ना, यही लगाइए। और जैसा चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के उपबंध के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? फिर वही है, परिवार नियोजन भी था, वन था, शिक्षा था, रेलवे नहीं था, तो रेलवे लगाइए। फिर चलिए आगे, जल्दी से मिलाइए, मिला लिए होंगे आप लोग, ये होगा आंसर, मिला लीजिएगा। अवशिष्ट शक्ति में दिक्कत आया होगा, तो अवशिष्ट शक्ति में अंतरिक्ष अनुसंधान, अरे चंद्रयान गया तो चंद्रयान थोड़ा लिखा था जी उसमें, तो अंतरिक्ष अनुसंधान वही लगाइए, वही अवशिष्ट विषय में आएगा। ठीक है, डी का 2। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंध, वैसे तो मेंस में ज्यादा इसका प्रश्न आता है लेकिन थोड़ा सा केंद्र राज्य संबंध। अब मेंस में जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने सिद्धांत दिया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां केंद्र और राज्य आपस में सहयोग करते हैं, सहयोग करके आम जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आजकल देखे होंगे प्रतियोगी सहकारी संघवाद एक टर्म आता है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये शब्द जो है मोदी साहब ने दिया है, जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, और ये शब्द कहां से आया है? तो अमेरिका से आया है। और फिर इसी प्रकार से जो है वह जैसे असम्मित संघवाद, तो असम्मित संघवाद असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है मीन्स का टॉपिक, लेकिन अर्थ पूछ सकता है। असम्मित संघवाद का मतलब होता है कि ऐसी संघीय व्यवस्था जहां पर राज्यों की स्थिति असमान होती है। जिसे देखते हैं कि किसी कहीं से 1 लोकसभा का सीट है, कहीं से जो है उत्तर प्रदेश से देखिए 80 सीट है, 81 सीट है, मानी कहीं से राज्यसभा से ज्यादा सीट है, कहीं कम है। ऐसी प्रकार से देखते हैं कि कोई राज्य बहुत बड़ा है, राजस्थान बहुत बड़ा है तो सिक्किम बहुत छोटा है। इस तरह की जो कहीं संसाधन बहुत ज्यादा है तो कहीं संसाधन कम है, इसको असिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहा जाता है। तो ये सब कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो उसको कुछ लिखे कि मार्बल केक फेडरलिज्म किसने कहा। मान लीजिए मैं कहूं कि मार्बल केक फेडरलिज्म, तो मार्बल केक फेडरलिज्म जो शब्द है वो किसने दिया था? लिविंगस्टोन ने दिया था, लिविंगस्टोन ने दिया था। जैसे मान लीजिए यूनिटरी फेडरलिज्म शब्द किसने दिया? यूनिटरी फेडरलिज्म शब्द किसने दिया? एकात्मक संघवाद शब्द किसने दिया? तो केसी वेयर साहब ने दिया। अर्ध संघीय व्यवस्था किसने कहा? तो केसी वेयर साहब ने कहा। ये ध्यान रखना है। मोरिस जोन्स एक विचारक है, तो उसने जो है वो देखा जाए तो त्रिभाषा फार्मूला संघवाद में लागू करने का प्रयास किया था, तो उसको भी ध्यान रखना है कि मोरिस जोन्स ने त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का प्रयास किया था। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध में पहले हम लोग को कुछ सिद्धांत पढ़ना है। जैसे मान लीजिए
डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस एक सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस, पीथ एंड सबस्टेंस इसको बोलते हैं तत्व तथा सार का सिद्धांत, तत्व तथा सार का सिद्धांत। अब तत्व तथा सार के सिद्धांत का क्या मतलब है? देखिए, सिद्धांत ये माना जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका सर्वोच्च है। भाई केंद्र सूची में कानून बना सकता है और राज्य जो है राज्य सूची में कानून बना सकता है। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिद्धांत में तो यह है। लेकिन केंद्र राज्य के बीच चाहे जितना भी शक्तियों का विभाजन हो जाए, चाहे जितना भी लिख दिया जाए, व्यवहार में एक के द्वारा जो कानून है वो दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण कर ही देता है कभी कभी। तो न्यायालय जिस सिद्धांत के आधार पर इस समस्या का समाधान करता है उसको तत्व और सार का सिद्धांत कहा जाता है। तो न्यायालय जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है कि आखिर वह जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो क्या चीज है। जैसे मेंस में आप लोग लिखते हैं तो देखिए मेंस की कॉपी में ऊपर लिखा रहता है ना कि कंटेंट महत्वपूर्ण है, शब्द सीमा नहीं। किलो भर के कॉपी मत लिखिए, काम का बात लिखिए। महत्व पूछा है तो 4 महत्व लिखिए, कहानी लगे सुनाने। उसमें कुछ लोगों की आदत होती है एकदम कहानी शुरू करेंगे। कहने का मतलब यह है दूसरे शब्दों में, अर्थात लब्बो लुबान हो तो गया। तो यहां पर जैसे कंटेंट महत्वपूर्ण है, अरे चुपचाप मेंस में महत्व पूछा 4 पॉइंट, महत्व लिखिए। समस्या पूछा, समस्या लिखिए। कारण पूछा, कारण लिखिए। एक बार लिख के आइए, देखिए नंबर कैसे नहीं मिलेगा। नंबर तो मिलेगा, लेकिन अब उसमें कहानी महत्व में सुनाएंगे, दबा के पैरा चेंज कर रहे हैं, उससे नहीं कोई फायदा होगा। खैर चलिए, तत्व और सार के सिद्धांत का मतलब हुआ कि न्यायालय जो है जिस सिद्धांत के आधार पर इसका निर्णय करता है उसको तत्व और सार का सिद्धांत कहा जाता है। अब मान लीजिए सब करिए कि अब न्यायालय चेक करता है कि जो कंटेंट है उसको देखने का प्रयास करता है कि निर्धारित सीमा में कानून बनाया गया कि नहीं, और कहीं ना कहीं जो है कुछ आच्छादित तो नहीं कर रहा है। यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत आच्छादित कर रहा है तो वैध घोषित कर सकता है, यदि ज्यादा करेगा तो अवैध घोषित कर सकता है। अब जानते हैं कि तत्व और सार के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, एक केस आया था राजस्थान राज्य का केस आया था, राजस्थान राज्य वर्सेस जी चावला। एक केस आया था, यह केस जो है 1959 का है। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस सिद्धांत का पहली बार प्रयोग किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अकस्मात हो जाता है, इस प्रकार का अतिक्रमण जो है महत्वहीन है, जाने अनजाने में हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो दूसरा सिद्धांत है, यहां पर जो दूसरा सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुपरमेसी, केंद्र की सर्वोच्चता का सिद्धांत, केंद्र की सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो केंद्र की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है, केंद्र की सर्वोच्चता का सिद्धांत, तो केंद्र की सर्वोच्चता के सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुपरमेसी। इसका मतलब होता है कि यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं तो न्यायालय जो है केंद्र के कानून को प्राथमिकता देता है। हमें बताया था आप लोगों को कि यदि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, राज्य का कानून प्रभावी नहीं होगा। लेकिन एक शर्त बताया था कि राज्य ने कोई समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना दिया और अनुच्छेद 200 के तहत जो है वो देखा जाए तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया और राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिया, तो अब भविष्य में केंद्र सरकार उस विषय पर यदि कानून बनाएगा तो उस विशेष राज्य में लागू नहीं होगा, बाकी सब राज्यों में लागू होगा। इसको बोलते हैं केंद्र की सर्वोच्चता का सिद्धांत। और तीसरा होता है कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब होता है आभासी विधायन का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत। अब आभासी विधान के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ समझिए। यह सिद्धांत जो है, पहले तो ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत जो है, केस आया था मुपिल नायर वाद उसको कहा जाता है, काफी फेमस केस है। तो मुपिल नायर जो वाद है, मुपिल नायर वर्सेस केरल राज्य का मुकदमा था, इसी केस में इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब इस सिद्धांत का मतलब क्या है? इस सिद्धांत का मतलब यह है
कि जैसे मान लीजिए संघीय व्यवस्था में ही ये सिद्धांत पाया जाता है, संविधान में विधायिका द्वारा मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से गोपनीय तरीके से मान लीजिए शक्तियों का उल्लंघन कर दिया जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से या गोपनीय तरीके से जो है जो कानून बनाया जाता है, जो विधान किया जाता है, उसको जो है कलेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून जो है बाहरी रूप से तो लगेगा कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही है, लेकिन उसका मूल आशय होगा कि दूसरी विधायिका के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर देना। जैसे मान लीजिए एनआईए है, एक एग्जाम्पल बताता हूं। एनआईए सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है मामला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो एनआईए जब बनाया गया था तो ये मामला आया था कि भाई आपने एनआईए बना दिया, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, और इस तरह से हम लोग का जो है संघीय व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एनआईए की एक सीमा है, आतंकवादी गतिविधियों की जांच वो करता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध घोषित कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो न्यायालय जो है चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपनीय तरीके से आपने दूसरे के क्षेत्र में आपने उल्लंघन कर दिया। तो यहां पर जो है इस सिद्धांत का प्रयोजन यह है कि विधायिका का जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से उसका है ही नहीं है, वह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता है। जो कार्य उसका प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वह कार्य वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है। और इस तरह से विधायिका जो है मतलब कि यदि करता है तो न्यायालय इसकी जांच करता है। और मैं आपको बताया था एक सिद्धांत और भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन। एक सिद्धांत उसमें आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन। डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन अल्पीकरण का सिद्धांत उसको कहते हैं। मतलब कि अल्पीकरण का मतलब होता है कि कुछ मान लीजिए सपोज करिए कि कोई अधिनियम है और वो जो है उसमें बहुत सारा अर्थ निकलता है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं द्विअर्थी बोलते हैं, बोलेंगे कुछ निकलेगा कुछ, समझेगा कुछ। तो आप देखते हैं कि कोई मान लीजिए अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो उसकी वो जांच करता है कि जो रीडिंग है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो रहा है, विधायी सीमा में जो है वो है कि नहीं। इसके लिए जो है रीडिंग डाउन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग इतना ही जानिए, जीएस में इससे ज्यादा नहीं। और मैं आपसे बताया था कि संविधान ये है, मैं केवल इतना ही जानता हूं, बस इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, इतना ही बस जानता हूं। अंतिम सांस में मान लीजिए जब मोक्ष प्राप्ति आएगा और आके पूछेंगे कि सर कितना सीख लिए, तो बोलूंगा कि अगले जन्म में फिर आके पढ़ूंगा। और फिर आप लोगों को जो है मान लीजिए आप लोगों के बच्चे चलो तैयारी करेंगे तो कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन अगले जन्म में फिर आके पढ़ूंगा। एक जन्म नहीं, रोज सीखता हूं, आप भी सीखते हैं। मैं कोई मास्टर थोड़े ना हूं जी, मैं इतना जानता हूं और आप इतना जानते हैं। ये बताइए, यही थोड़ी सी जो कमी है, भाई आप हमसे इतना कम जानते हैं, ऐसा थोड़े ना कि आप नहीं जानते हैं। तो आप इतना जानते हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं, तो बस यही मान लीजिए कि बड़ा भाई थोड़ा सा जो आपको सिखा रहा है, इतनी ही कमी दूर हो जाएगी तो आपको पोल्टी आ जाएगा। जानने को तो आप जानते ही हैं, इसी कमी को दूर करने के लिए क्लास शुरू किया गया है। और आप लोग लिख के भेजिएगा कि कमी दूर हो रहा है कि नहीं। अब जैसा समझिए, अब यहां पर हम लोग जो है वह जो आयोग परिषद है उस पर जैसे चर्चा करेंगे। एक तो सिद्धांत हो गया। अब जितने भी आयोग हैं, मैं बताया था कि पहले कंसेप्ट क्लियर कर दें। देखिए, आयोग दो तरह का होता है। एक तो संवैधानिक आयोग होता है, संवैधानिक आयोग होता है। संवैधानिक आयोग का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, तो जिसका संविधान में उल्लेख होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ेंगे 263, तो संवैधानिक आयोग है। और एक होता है संविधानेतर, एक होता है संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, अन्य माध्यम से बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कानूनी एक माध्यम है, अधिनियम के माध्यम से। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय जो परिषद बनाया गया है 1956 में, वो कानून के माध्यम से बनाया गया। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से बनाया गया। तो ये संविधानेतर संस्था है। यहां तक क्लियर? लेकिन यहीं पर इसको रोकिए। अब जैसा बोलता हूं, तो आप देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है वह जो एक तो जो आयोग हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो मैं उस दिन बताया था आप लोगों को कि दो तरह के आयोग हैं। एक तो कुछ जो है हम लोग के यहाँ जैसे स्थायी आयोग है, स्थायी आयोग है, परिषद है।
स्थायी आयोग या परिषद है, और दूसरा जो है कुछ अस्थायी है, अस्थायी आयोग और परिषद है। अब जैसा समझिए, यहां पर जैसे स्थायी आयोग है तो उसमें मैं बताया कि एक तो अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ना है। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, कहां पर उल्लेख है 263 में। तो आपको पीटी में क्या जानना है, इसका गठन जानना है, संरचना जानना है, कार्य जानना है, इसका कोई विशेष बात है तो जानना है। बाकी इसका महत्व समस्या यहाँ नहीं पढ़ना, वो मेंस में आता है। तो जानते हैं कि संवैधानिक आयोग हुआ क्योंकि अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक हित में इसका गठन कर सकता है। पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए। 1987 में जो सरकारिया आयोग ने रिपोर्ट दिया था, आप जानते हैं कि आर एस सरकारिया साहब जो की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाया गया था 1983 में, तो 87 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था। उसी में सरकारिया आयोग ने जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने की बात किया था, और इसी आधार पर 1990 में पहली बार जो है वीपी सिंह सरकार द्वारा जो है इसका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अब अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन प्रधानमंत्री होता है। इसमें सभी राज्यों के सीएम को रखा गया है। विधानसभा वाले यूटी के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी यूटी के इसमें प्रशासक भी रखे जाते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो है 6 कैबिनेट मंत्रियों को इसमें रखा जाता है। अभी संरचना हो गया, और इसके बारे में कार्य जान लीजिए। आप लोगों के नोट्स में लिखा हूं, जो भेजा हूं 14 नंबर नोट्स होगा, टेलीग्राम पे जाकर देखिएगा। राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना, नीति और क्रियान्वयन में जो है बेहतर समन्वय स्थापित करना, या मान लीजिए विभिन्न विषयों के मध्य जो है विचार विमर्श करना, ये इसका कार्य हुआ। बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई विशेष बात है, आप जानते हैं कि जो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद में कहा गया है कि कम से कम 3 बैठक 1 वर्ष में अवश्य होगी। इसमें जो है इसका जो कोरम है वो 10 रखा गया है, मतलब 10 राज्यों की भागीदारी होगी तभी इसकी बैठक संपन्न होगी। 10 लोग आएंगे तभी बैठक संपन्न होगी। प्रश्नों पर निर्णय जो है इसमें सर्वसहमति और एकमतता के आधार पर किया जाता है, बहुमत के आधार पर नहीं, सर्वसहमति और एकमतता के आधार पर किया जाता है। अब इसी का देखिए, जैसे अभी मैं बताया कि जैसे ये कानूनी आयोग है क्षेत्रीय परिषद। अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में समझिए। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का जो निर्माण है संसद ने अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर 1956 में किया था। और जानते हैं कि क्षेत्रीय परिषद बनाने का सुझाव जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया था। और जब राज्य पुनर्गठन जब कानून बना था 1956 में, तो उसी में राज्य पुनर्गठन आयोग कानून में धारा 5, तो धारा 5 में जो है इसका उल्लेख किया गया। इस तरह से क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में किया गया। और जानते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ जो है वह 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं। नोट्स में लिखा हूं, पढ़ लीजिएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। अभी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का 5 दिन पहले जो है बॉम्बे में बैठक हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, वो भी कंसेप्ट क्लियर करा दूं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन होगा, उत्तर के सब राज्य होंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब होंगे, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब इसमें आ जाएंगे। और उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, ये भी ध्यान रखना है। जैसे अभी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, अमित शाह साहब जो है अभी बॉम्बे नहीं गए थे, यही पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इस तरह के राज्य इसमें शामिल किए गए। और यहाँ ध्यान रखिए, इसका उपाध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष तो गृह मंत्री होगा सभी क्षेत्रीय परिषदों का, इसका उपाध्यक्ष कौन होगा, तो उपाध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं, जो बदलते रहते हैं। प्रत्येक 1 वर्ष पर जो है उपाध्यक्ष इसका बदलता रहता है। और ये बताइए क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति टिक लगाइएगा। सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। यहां तक क्लियर। बस इसके बाद इसका कार्य ध्यान लीजिए। कार्य में एक लाइन ध्यान रखिए कि क्षेत्रीय परिषद जो है वह देखा जाए तो कॉमन इंटरेस्ट का जो मुद्दा है उस पर विचार विमर्श करता है। कॉमन इंटरेस्ट, समान हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना, जैसे आर्थिक, सामाजिक, ये शब्द याद रखिएगा। कॉमन इंटरेस्ट, अंग्रेजी देख लीजिएगा थोड़ा सा। समान हित के विषय पर विचार विमर्श करना, सब चारों मिलता जुलता लिख देगा, गलत हो जाएगा फिर। तो सामाजिक आर्थिक योजना हुआ, सीमा विवाद हुआ, अंतर्राज्यीय परिवहन हुआ, जो समान हित के विषय हैं उस पर विचार विमर्श किया जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा नोट्स भी देख लीजिएगा। अब इसमें जैसे मैं बताया कि आयोग में जो है एक संवैधानिक आयोग जो है 280 है, वित्त आयोग, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वही बताया, 4 ही लाइन पढ़ना है, कोई महत्व समस्या सुझाव नहीं पढ़ना है, कोई 15वां 16वां वित्त आयोग का रिपोर्ट नहीं पढ़ना, वो आप लोग
पढ़ते रहिएगा, मेंस में मैं भी पढ़ाया था, उसका भी मेंस में क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर वित्त आयोग क्या है? अनुच्छेद 280 में तो संवैधानिक संस्था हो गया। अब इसका गठन कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। एक लाइन कंसेप्ट ध्यान रखिए, जो संविधानेतर संस्था में जो मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था होता है उसका गठन पीएम करता है, बस एक लाइन ध्यान रखिए। अब बाकी सबका गठन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। काम खत्म हो गया। कुछ भी मान लीजिए हम कहते हैं एनएचआरसी है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। मैं कहूं कि योजना आयोग का गठन कौन किया था? प्रधानमंत्री। अब जैसे समझिए यहां पर जैसे मैं बताया कि जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग के बारे में आप लोग पढ़िएगा, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होता है, और इस तरह से जो है उसमें सदस्यों में कौन कौन होता है? तो हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश या योग्यता रखने वाला व्यक्ति, या इसी प्रकार से जो है वो वित्त और लेखे का जानकार, प्रशासन का अनुभव रखने वाला, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ। इस तरह से वित्त आयोग का कार्य, तो उसकी लिस्ट बना लीजिएगा कि केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों का वितरण करना, राज्यों के सहायता और अनुदान देने की सिफारिश करना, जनजातीय क्षेत्रों में दिए जाने वाले अनुदान या केंद्र राज्य के बीच जो है वह जो करार होता है उसको चालू रखना या बंद करने की सलाह देना। सब नोट कर डालिएगा। यह सलाहकारी संस्था है, इसकी रिपोर्ट को मानना केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं है। अब देखिए, अब मैं बताया था कि कुछ अस्थायी आयोग भी बनाए गए हैं। अब इसमें जो मुख्य है वो सब आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग। तो राजमन्नार आयोग कब बनाया गया? 1969 में। किसने बनाया था? तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने बनाया था। तमिलनाडु सरकार ने बनाया था, तो बस 2 ही लाइन ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं कहूँ 356 को समाप्त कर दिया जाए, राज्यपाल पद समाप्त कर दिया जाए, अखिल भारतीय सेवा समाप्त कर दिया जाए, कुछ मान लीजिए ये सब समाप्त कर दिया जाए, राजमन्नार आयोग टिक लगा दीजिएगा। क्लियर हुआ? एक लाइन का कंसेप्ट। अखिल भारतीय सेवा समाप्त कर दिया जाए, राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाए, 356 समाप्त कर दिया जाए, तो समाप्त करने वाला क्वेश्चन राजमन्नार आयोग। अब फिर जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, जब मोरारजी देसाई साहब जब थे तो उनकी अध्यक्षता में जो है 1966 में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था। आप जानते हैं कि इसका अध्ययन करने के लिए MC सीतलवाल की अध्यक्षता में एक दल भी बनाया गया था उस समय, जिसने अंतिम रिपोर्ट जो है 1969 में दिया था। तो इसने जो रिपोर्ट दिया था, तो मैं आप लोगों के नोट्स में लिखा हूं, उसमें से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी नोट्स में से 2-4 उतार लीजिएगा। जैसे अभी मैं बताया था राजमन्नार, बस राजमन्नार में उतना ही ध्यान रखना है, अबाड़ कबाड़ नहीं पढ़ना है। जैसे आनंद साहिब प्रस्ताव, एक है आनंद साहिब प्रस्ताव। आनंद साहिब ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, पूछेगा केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या के लिए कौन सा आयोग नहीं बनाया गया, और वो भी गलत टिक लगा के चले आए, इसलिए ध्यान रखना है। आनंद साहिब प्रस्ताव, आनंद साहिब प्रस्ताव जो है 1973 में, तो जानते हैं कि अकाली दल जब सरकार थी पंजाब में, तो उसने आनंदपुर साहब में जो है एक बैठक बुलाया था, इसीलिए उसको आनंद साहिब प्रस्ताव कहा जाता है। और यहाँ पर जो है इसने मांग किया था कि केंद्र को रक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा, इतना ही विषय रखना चाहिए, बाकी विषय राज्यों को सौंप देना चाहिए। तो इसी को आनंद साहिब प्रस्ताव कहा जाता है। और जानते हैं एक प्रस्ताव और भी है, स्मरण पत्र उसको कहते हैं, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। तो पश्चिम बंगाल जो स्मरण पत्र है 1977 का है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 1977 में पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी, साम्यवादियों की जो सरकार थी CPI की, तो आप जानते हैं कि उसने जो है एक बुलाया था बैठक, और उसी में जो है मेमोरेंडम प्रकाशित किया गया था, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र कहा जाता है। और उसमें कुछ बातों का उल्लेख किया गया था। उसने कहा था भाई यूनियन शब्द की जगह संघीय शब्द रख दिया जाए। मान लीजिए केंद्र सरकार जो है रक्षा, विदेश, संचार सेवा तक ही अपना संबंध रखे। इस तरह से 4-5 लिखा हूं नोट्स में, नोट कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए सरकारिया आयोग, तो सरकारिया जो आयोग बनाया गया, ये तो ध्यान ही रखिएगा, ये तो आता ही रहता है, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग कब बनाया गया था? 1983 में। कब रिपोर्ट दिया? 1987 में। अब यहाँ पर जो है सरकारिया आयोग का अध्यक्ष कौन था? रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया। तो रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, और इसके 2 सदस्य भी थे। बोलिए जल्दी से। RS सरकार, इसके नहीं, उसके थे V शिवरामन, सॉरी,
इसके जो सदस्य थे आर्य सरकारिया सब तो अध्यक्ष हो गए, और सदस्य में जो है, अच्छा याद आ गया, एस आर सेन एक सदस्य थे, और वी शिवरामन दूसरे सदस्य थे। पूछा है पीटी में कि कौन सदस्य नहीं था, यूपी वाला ऐसे ही पूछता रहता है उल्टा सीधा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसने क्या क्या कहा था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, 356 का प्रयोग अंतिम साधन के रूप में होना चाहिए, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना किया जाए। नोट कर डालिएगा सब। अब जैसे समझिए, एक तो ये ध्यान रखना है, इसी प्रकार से जो है एक भगवान सहाय समिति बनाया गया था। तो भगवान सहाय समिति जो है 1971 में बनाया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पुंछी आयोग बनाया गया था, पुंछी आयोग के बारे में भी 4 लाइन पढ़ लीजिएगा। 2007 में केंद्र सरकार ने जो है केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या के लिए पुंछी आयोग बनाया था, एम एन पुंछी साहब। तो आप जानते हैं कि मदन मोहन पुंछी साहब की अध्यक्षता में समिति बनाया गया था, वो भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो 4 उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल समिति का नाम ध्यान रखिए बस, कि पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, ये सब केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इतना ही सब ध्यान रखना है। अब यहां पर समझिए, मैं बोला था इसमें अनुच्छेद आता है, तो ये अनुच्छेद आप लोगों को जो है नोट्स में मैं लिखा हूं उसमें से उतारना पड़ेगा, उसकी थोड़ी रटाई करनी पड़ेगी। मैं अनुच्छेद केवल बोल देता हूं कि कौन कौन सा पढ़ना है। 256, 251 ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 350, 350 क, 350 ख, 351, 353, 353, 258, 258 ए, 265, 265 मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है। 265 बिना विधि बनाए कर का आरोपण नहीं हो सकता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। 265 नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कहां से लिया गया? तो अमेरिका से, ये अमेरिका से लिया गया है। ये सब जो अनुच्छेद जैसे 312 है अखिल भारतीय सेवा वाला, जैसे मान लीजिए 263 अनुच्छेद है, 262 वही अंतर्राज्यीय नदियों वाला, अभी कावेरी वाला चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 262 पूछ सकता है बीपीएससी में, जैसे 275 थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही इसमें पढ़ना है। अब फिर हम लोग जो है अब अगले वीडियो में पंचायती व्यवस्था में शुरू करता हूं। जल्दी से आप लोग इसको पढ़ के ठीक करिए और कमेंट लिख के जरूर भेजिएगा। इस बार देखिए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवार, आप लोग निंदा भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, ये बताइए। अब मैं एक दिन देख रहा था, किसी ने मान लीजिए लिखा होगा कि सर मान लीजिए पढ़ाए हुए से क्वेश्चन नहीं आता है, ये बताइए पढ़ेंगे तब न पहले आएगा, और सिर्फ पढ़ने से थोड़े ना होगा। कुछ क्वेश्चन टिक उक लगाएंगे, टेलीग्राम पर जाकर भेज रहा हूँ, टिक नहीं लगाएंगे, तकिया लगा के सोएंगे तो उससे होगा? थोड़ा सा हमारे साथ लगिए पहले, उसके बाद परीक्षा दे के फिर बताइएगा। धन्यवाद।